आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक के बनने की कहानी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच ही बदल डाली। तो चलिए शुरू करते हैं धीरूभाई अंबानी की कहानी। जरा सोचिए, एक लड़का जो मेले में पकोड़े बेच रहा हो, वो अपनी जिंदगी में कितना आगे जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? शायद एक रेस्टोरेंट खोल लेगा या फिर एक छोटा मोटा मकान बना लेगा। लेकिन यही वो लड़का था जिसने आगे चलकर भारत में बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं गुजरात के चौरवाड़ गांव से। यहीं एक बहुत ही साधारण से परिवार में जन्मे थे धीरूभाई, जिनके सपने बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। उनका पहला बिजनेस जानते हैं कैसे शुरू हुआ? अपनी ही बचत से। हुआ ये कि पास के मंदिर में एक मेला लगा और उन्होंने इस मौके को तुरंत पहचान लिया। बिना एक पल भी गवाए अपनी गुल्लक तोड़ी, एक ठेला खरीदा और बस पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की पहली झलक दुनिया को दिखी। लेकिन ये सफर सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये सफर भारत से निकलकर यमन पहुंच गया। और यही वो दौर था जहां उनकी असली बिजनेस की पढ़ाई शुरू हुई। किसी कॉलेज में नहीं, बल्कि सड़कों पर और लोगों के बीच। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरूभाई यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और महीने की तनख्वाह कितनी थी? सिर्फ 300 रुपए। लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना था ही नहीं, बल्कि सीखना था। और सीखने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो भी कमाल का था। देखिए, वो चाहते तो सड़क किनारे 10 पैसे की चाय पी सकते थे, लेकिन नहीं, वो एक महंगे लग्जरी होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। क्यों? क्योंकि मकसद चाय पीना था ही नहीं, असली मकसद था वहां आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बातें सुनना। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर ये अमीर लोग सोचते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं और सौदे कैसे पक्के करते हैं। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। उसी होटल में चाय पीते पीते उन्होंने 2 लोगों की बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा सुन लिया। बस यही था वो आहा मोमेंट, एक ऐसी जानकारी जो उनके पहले बड़े फाइनेंशियल दाव की नींव रखने वाली थी। अब यहीं पर उनका तेज दिमाग काम आया। उन्होंने मार्केट में एक ऐसी कमी पकड़ ली जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने क्या किया? यमन के सिक्के खरीदे, उन्हें पिघलाया और उससे निकली शुद्ध चांदी को लंदन के बाजार में बेच दिया। और जब तक यमन की सरकार को इस बात की भनक लगती, तब तक तो वो अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे और भारत लौटने की तैयारी में थे। तो साल 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए। लेकिन ये वो भारत नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। उस दौर में यहाँ बिजनेस करना मतलब दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था। और इस मुश्किल चुनौती का सामना उन्होंने अपने ही अंदाज में किया। उस समय देश में लाइसेंस राज चलता था, मतलब सरकार का हर चीज पर बहुत सख्त कंट्रोल था। नियम ये था कि अगर किसी को विदेश से कोई सामान इंपोर्ट करना है तो पहले उसे उतनी ही कीमत का सामान देश से एक्सपोर्ट करना होगा। जाहिर है, ये एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम था। और यहीं पर धीरूभाई की जीनियस सोच सामने आती है। देखिए, उस समय के बाकी व्यापारी क्या करते थे? वो मसालों को मुनाफे पर एक्सपोर्ट करते थे और धीरे धीरे इंपोर्ट क्रेडिट्स जमा करते थे। लेकिन धीरूभाई ने इसका ठीक उल्टा किया। वो मसालों को जानबूझकर घाटे में बेचते थे। हाँ, घाटे में। क्यों? क्योंकि उनका मकसद था जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, ताकि वो तेजी से ढेर सारे इंपोर्ट क्रेडिट्स जमा कर सके। असली खेल मसालों का था ही नहीं, असली खेल तो पॉलिएस्टर का था। और ये पूरा जोखिम भरा खेल क्यों था? वजह थी ये नंबर, इंपोर्टेड पॉलिएस्टर पर प्रॉफिट मार्जिन। जानते हैं कितना था? पूरे 300% तक। उस जमाने में पॉलिएस्टर की डिमांड तो बहुत थी, लेकिन उसे इंपोर्ट करना लगभग नामुमकिन था। धीरूभाई ने बस इसी डिमांड को समझा और अपने घाटे वाले एक्सपोर्ट्स से कमाए क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके पॉलिएस्टर इंपोर्ट किया और जबरदस्त मुनाफा कमाया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक चालाक ट्रेडर से एक दूरदर्शी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का सफर। धीरूभाई अब समझ चुके थे कि सिर्फ ट्रेडिंग से, सिर्फ खरीदो फरोख्त से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, एक ब्रांड बनाना होगा और सबसे जरूरी, देश के आम लोगों को इस ग्रोथ का हिस्सा बनाना होगा।
वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो सिर्फ एक कमोडिटी यानी पॉलिएस्टर बेचते रहे तो उन्हें हमेशा प्राइस वॉर में फंसना पड़ेगा। कोई ना कोई उनसे सस्ता बेचने आ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया कि अब वो सिर्फ पॉलिएस्टर नहीं बेचेंगे, बल्कि उससे खुद कपड़ा बनाएंगे और उसे एक ब्रांड का नाम देंगे। और वो ब्रांड था विमल। इससे कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में आ गया, अपनी किस्मत का भी और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स का भी। और विमल को एक कामयाब ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने जो किया वो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी खुद की टेक्सटाइल मिल लगाई, रिटेलर्स को मनाया कि वो बिना किसी रिस्क के उनका माल अपनी दुकान पर रखें, ये वादा करके कि अगर कोई नुकसान हुआ तो वो भरपाई करेंगे। और फिर एक ऐसा जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसने विमल को हर घर का नाम बना दिया। और सबसे बड़ी बात, एक ही दिन में 100 फ्रेंचाइजी स्टोर खोल दिए। ये उस जमाने के हिसाब से एक अनसुना और अविश्वसनीय कदम था। अब ये नंबर देखिए, 58,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। साल 1977 में जब रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया तो 58,000 आम मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा लगाया। ये भारत में पहली बार हो रहा था कि आम लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी कंपनी के शेयर्स में भरोसा दिखा रहे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा था कंपनी की रॉकेट जैसी ग्रोथ। आप देखिए, सिर्फ 10 साल के अंदर रिलायंस का रेवेन्यू 48 गुना बढ़ गया। ये कमाल था धीरूभाई की स्ट्रैटेजी का और साथ ही उन हजारों आम इन्वेस्टर्स के भरोसे का जिन्होंने उन पर दांव लगाया था। तो आखिर में बात करते हैं उस विरासत की जो धीरूभाई अंबानी पीछे छोड़ गए, उनके बनाए इस विशाल एम्पायर की और उन प्रिंसिपल्स की जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। रिलायंस कभी भी सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी बनकर नहीं रही। धीरूभाई ने लगातार अपने बिजनेस को फैलाया, और वो भी खास तरीके से, जिसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वो धागे से पेट्रोकेमिकल्स में गए, फिर ऑयल रिफाइनिंग में उतरे और आखिर में टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रखा। ये उनकी बहुत दूर की सोच को दिखाता है। और उनकी सोच इस एक लाइन में समा जाती है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनके पूरे बिजनेस फिलॉसफी का निचोड़ है। उन्होंने हमेशा दूसरों से बड़ा सोचा और उन मौकों को पहचाना जो बाकी किसी को दिखाई ही नहीं देते थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, धीरूभाई अंबानी कौन थे? एक विजनरी जिसने भविष्य को पहले ही देख लिया था, या फिर एक मास्टर प्लेयर जो उस समय के मुश्किल सिस्टम के हर नियम को जानता था और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी जानता था? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। उनकी विरासत यकीनन बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है।